नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुकीर्ति मिश्रा, एमडी पीडियाट्रिक्स। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन भी हैं, तो आज हम बहुत सारी बातें मैम से जानने वाले हैं। और स्पेशली आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पे। मैम, ये चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मेरे सफ़र की शुरुआत अगर हम डॉक्टर प्रोफेशन की बात करें तो यहीं ग्वालियर से हुई है। मेरा MBBS 2011 में मैंने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में इसकी पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद 2018 में मैंने MD पीडियाट्रिक्स हमीदिया हॉस्पिटल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 साल 6 महीने कमला राजा हॉस्पिटल में भी एज अ सीनियर रेजिडेंट काम कर रही थी। फिर मैं मुंबई गई, वहाँ से मैंने 1 साल की फेलोशिप की है न्यूरो डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स में। और उसके बाद यहाँ मैंने आरंभ चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर की स्टार्टिंग की है। बस रिसेंटली वो स्टार्ट हुआ है, बस आपके साथ हुआ है। और लिटरली आप जिस शहर से पढ़ते हैं उसी शहर में जब अपनी सेवाएं देते हैं तो थोड़ा एक अलग और एक प्यारा सा फील अपनी जगह के साथ आता है, क्योंकि जहां आप सीखते हैं और वहीं अपनी सेवाएं देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं आपको वो जगह ज़रूर देती है। सो मैम, मैं बात करूं ऑटिज्म की, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ऑटिज्म होता क्या है, क्योंकि समाज में अगर अभी भी हम बात करें तो बहुत जगह लोग सोचते हैं कि शायद ये कुछ और है या वो बाय बढ़ती है। तो जानना चाहूँगी आसान भाषा में अगर ऑटिज्म को समझना चाहें तो ऑटिज्म, या बेहतर रूप में कहें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो बच्चे होते हैं या बाद में बड़े भी हो जाते हैं, उनका सामाजिक जुड़ाव, लोगों से जुड़ाव कम होता है। और इसके कारण उनमें संवाद संबंधी, व्यवहार संबंधी, भावनाओं संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। तो क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है तो इसमें बहुत सारे लक्षण हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक बच्चे में सारे लक्षण हो। तो लक्षणों में विविधताएँ हैं और माइल्ड से लेकर सीवियर तक हर प्रकार की सीवियर हमें मिल सकती है। मैम, समय के साथ अगर हम देखें तो ऑटिज्म बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये कितना कॉमन है? मतलब आज के टाइम में हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है या फिर पहले भी ऐसे केसेस आते थे? तो ऑटिज्म के केसेस जो रिपोर्टेड हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं। अगर हम जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो WHO की एक बहुत विश्वसनीय संस्था है, उसकी बात करें तो वहाँ भी 2020 में आंकड़े कहते थे कि हर 36 में से एक बच्चे में ऑटिज्म था, और 2025 में हर 31 में से एक बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली रिपोर्टेड केसेस तो ज़्यादा हैं। और आपने पूछा पहले भी ऑटिज्म होता था, तो पहले भी ऑटिज्म होता था, पर हमारी सामाजिक संरचना ऐसी थी ना कि माइल्ड ऑटिज्म घर पे ही ठीक हो जाया करते थे। जॉइंट फैमिलीज थी, बहुत अति संसाधन नहीं थे हमारे पास, टीवी मोबाइल था नहीं, तो लोगों के इंटरेक्शंस आपस में बहुत होते थे। तो माइल्ड केसेस तो ऑटोमेटिकली ध्यान में नहीं आते थे, बस इतना लगता था शाय है, इंसान है, इंट्रोवर्ट है। और जो सीवियर केसेस थे वो ज़्यादातर आइसोलेट हो जाते थे फैमिलीज से। हमने रोड्स पे भी वैगाबॉन्ड्स को देखा है। तो कहीं ना कहीं केसेस थे, पर आजकल रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि जो केसेस हैं वो पहले के अगर कंपेरिजन करें हम तो बड़े हैं, तो क्या रीज़न है कि इस तरीके के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, तो इसको नहीं नकारा जा सकता कि सच में केसेस इंक्रीज हुए हैं। तो जेनेटिकली और एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से केसेस इंक्रीज हुए हैं। बट जो ज़्यादा बड़ा रीज़न है वो ये है कि लोग भी अवेयर हुए हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, डायग्नोज हो रहे हैं केसेस, और वो कहीं ना कहीं मुख्यतः रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे डेटाबेस में। तो एक तरह से ये जो केसेस का नंबर बढ़ रहा है वो एक इस दिशा में भी हम समझ सकते हैं कि डायग्नोसिस भी बढ़ी है, लोग भी पहले से ज़्यादा इस बात को समझ रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास थोड़ा सा आंख जब आप खोल के रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। कुछ नॉर्मली चीज़ें होती हुई दिखेंगी, कुछ ऐसी दिखेंगी। मैम, नॉर्मली से बात आया कि जब हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म वाले बच्चों की, तो क्या ऑटिज्म वाले बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल हो सकते हैं? ऑटिज्म के बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं या नहीं, ये समझने से पहले ऑटिज्म क्या है वो समझना पड़ेगा, और नॉर्मल होना क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो आप में और मेरे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहेवियरल इश्यूज, अग्रेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, या फिर हम इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने दिनचर्या के काम खुद करते हैं और समाज में उठना बैठना, लोगों को समझना, जुड़ सकते हैं। तो यदि ये जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, इनके दिमाग में भी एक आइसोलेटेड एक अलग दुनिया में रहते हैं, तो वहाँ से निकाल कर अगर इन्हें हम समाज की मुख्य धारा में ला सकें
तो उसे हम कह सकेंगे कि बच्चे नॉर्मल होते हैं। लेकिन इन बच्चों में भी, क्योंकि मैंने कहा स्पेक्ट्रम है, तो जी। माइल्ड से सिवियर तक जा सकता है। तो कुछ बच्चे जल्दी इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, कुछ देर से दिखाते हैं, कुछ में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा समय तक परसिस्ट करती है। बट इंडीड हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें। जी। तो जब भी आपको कभी ऐसे कोई बच्चे देखें, ऐसा कोई पर्सन देखे जो कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, तो एक्चुअल में उससे बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सभी समाज से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आपका एक छोटा एफर्ट हो सकता है किसी की लाइफ चेंज करके। मैम, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, किसी भी बीमारी के सिम्टम्स अगर हम जितनी जल्दी स्टेज पर देख लें, क्योर करने में उतनी आसानी होती है। ऑटिज्म के मामले में अगर हम बात करें तो किस एज में इसके लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं? आमतौर पे जो अभिभावक या टीचर्स जनरली पिक करते हैं सिम्टम्स, वो 1.5 से 3 साल के बीच में करते हैं। ये वो एज होती है जब बच्चा बोलना सीखता है। तो पेरेंट्स को जब दिखता है बच्चा बोल नहीं रहा है या स्कूल में बैठ नहीं रहा है, तब इस चीज़ को वो पिक कर पाते हैं। लेकिन अगर सच में पूछा जाए तो ऑटिज्म और पहले भी पिक किया जा सकता है। इवन 6 महीने तक की एज में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे नज़र नहीं मिलाता, आप उसे खिलाते हैं तो मुस्कुराता नहीं है, तो ये भी एक अर्ली सिम्टम्स या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं ऑटिज्म के। जी। तो ये जैसे अभी हमने लक्षण की बात की और एक माता पिता की दुनिया अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे में जानना चाहूंगी कौन सा वो साइन होता है, क्या ऐसी चीजें आपको देखे, पेरेंट्स को देखें एज अ पेरेंट्स, कि उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो ऑटिज्म से पीड़ित हो सकता है? बिल्कुल। सो ऑटिज्म एक्चुअल में कोई डायग्नोसिस नहीं है, ऑटिज्म लक्षणों का समूह ही है। तो नज़र से नज़र कम मिलाना या आई कांटेक्ट का कम देना, रिस्पॉन्स टू नेम कॉल, बच्चे को जब हम नाम से पुकारते हैं तो बच्चा ध्यान नहीं देता, एक ही चीज़ को बार बार करता है, जैसे हाथों को फड़फड़ाना, पंजे पे चलना, गोल गोल घूमना या तिरछी नज़र से देखना, या एक ही चीज़ को बार बार बोलना। हमें लगता है बच्चा बोल रहा है बट वो मीनिंगफुली नहीं बोल रहा होता, अपने आप से भी बातें करता है। लोगों में नहीं जाना चाहना और चीज़ों में घुसे रहना, टास्क्स एंड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा घुसे रहना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इशारे और इनकी जो समझ, पॉइंटिंग और इशारों की समझ कम होना या देर से बोलना, ये कॉमन लक्षण है ऑटिज्म के। मैम, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम अर्ली डायग्नोसिस की बात करें ऑटिज्म में, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस तरीके, क्योंकि जब भी हम किसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं बहुत इजी हो जाता है उससे पार पाना, ऑटिज्म में इसमें क्या? बिल्कुल, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, आपने सही कहा, क्योंकि जो बच्चों का दिमाग होता है वो शुरुआती 2-3 साल में मैक्सिमम स्पीड से बन रहा होता है, उसके बाद 5 साल तक बनता है, फिर वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, पर इसमें जो मुख्य प्रॉब्लम आती हैं वो, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ना 1.5 से 3 साल की, उसमें ऑलरेडी बच्चे चंचल होते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है ये हाइपर एक्टिविटी नॉर्मल है, बच्चा बोलता नहीं है तो उन्हें लगता है कि माता पिता भी देर से बोले थे तो देर से बोलेगा, है ना। और चीज़ों में, और कई बार ये देखा गया, ये बच्चों की ना मेमोरीज बहुत अच्छी होती हैं, तो ये ABCD एंड राइम्स को रिपीट करते रहते हैं। कई बार पेरेंट्स इस बात को प्रॉब्लम नहीं समझते, उन्हें लगता है कि बच्चा सीख रहा है, उसकी रुचि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये दृष्टिकोण है, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है ना, तो ये स्टिग्मा की तरह, लेबल की तरह देखा जाने लगा है। तो पेरेंट्स को बहुत डर होता है, वो आते हैं OPD में तो कहते हैं मैम कुछ ऑटिज्म तो नहीं है ना, बस और कुछ भी हो। सो वो इस लेबल से डरते हैं। तो हम वही उनको समझाते हैं कि बच्चे को लेबल नहीं करना है, आपको जो उसका कारण है उस पर काम करें तो बच्चा इम्प्रूव होगा। मैम, कई बार पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव कहिए या कहीं ना कहीं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं और बच्चे के साथ पेरेंट्स मतलब रिश्ता बहुत अनमोल होता है, तो जानना चाहूँगी क्या ऑटिज्म पेरेंट्स की गलती की वजह से भी हो सकता है? हाँ, ये प्रश्न कई अभिभावकों का होता है। वो आकर कहते हैं मैम हमसे ऐसा क्या हो गया, हमने हो सकता है टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, इसलिए हो गया। पर ऐसा नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल, एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके साथ बच्चा जन्म लेता है। हाँ, ये हो सकता है कि पेरेंटिंग में कुछ ऐसी त्रुटियां हुई हों जिससे वो बढ़ गया हो, पर इसका कारण पेरेंट्स नहीं है। और जब वो ऐसा सोच लेते हैं ना खुद को, वो एक गिल्ट ट्रैप में जाते हैं और फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने में एक रेजिस्टेंस आता है, एक नेगेटिविटी आती है। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए, एक बायोलॉजिकल कंडीशन है जो किसी के हाथ में नहीं है। जी। तो जैसे अभी आपने मोबाइल और टीवी की बात की, स्पेसिफिक तौर पे जानना चाहूँगी, अगर मोबाइल और टीवी की वजह से भी क्या बच्चे जो है ऑटिज्म का शिकार हो सकते हैं? सो मोबाइल और टीवी की वजह से ऑटिज्म के लक्षण और गंभीर हो जाते हैं, वो सीवियर हो जाता है, किंतु मोबाइल और टीवी ऑटिज्म का कारण नहीं है।
तो बीच में वर्चुअल ऑटिज्म करके टर्मिनोलॉजी काफ़ी चली थी। इसमें क्या होता था, जो बच्चे नॉर्मली भी, जिन बच्चों को ऑटिज्म के जीन्स नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो टीवी और मोबाइल में घुसे रहते हैं तो वो सोसाइटी से अलग होते हैं, लोगों में नहीं जाना चाहते। इसके अलावा उनमें बिहेवियरल इश्यूज जैसे हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, इन सब की बढ़ोतरी मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से मिमिक करता है या दिखता है ऑटिज्म जैसा, पर ये ऑटिज्म नहीं है। तो आप मोबाइल टीवी बंद करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। पर ऑटिज्म टीवी और स्क्रीन की वजह से नहीं होता, वो उन बच्चों में और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो ये टोटली मिथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये कई बार जब टैबू उठता है, बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है टीवी या मोबाइल इसका रीजन हो सकते हैं। सो मैम ने बताया रीजन नहीं है, लेकिन हाँ ये उनके जो लक्षण है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपके आसपास कुछ इस तरीके की एक्टिविटी आपका बच्चा कर रहा है, तो आप टीवी और स्क्रीन टाइम उसका जो है वो कम कर सकते हैं। मैम इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, हमने बीमारी की बात की, लक्षण की बात की, बीमारी को पास से जाना, इलाज के बारे में जानना चाहूंगी, क्या ऑटिज्म का इलाज पॉसिबल है? सो ऑटिज्म का इलाज, जैसे पहले भी हमने समझा कि ऑटिज्म का इलाज है क्या, जो उन्हें नॉर्मल मुख्य धारा में लाना है। तो जो बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत जल्दी पिक करते हैं और नॉर्मलसी की तरफ जो हमने डिफ़ाइन किया उधर आते हैं। वो अपने खुद के काम करते हैं, लोगों में जुड़ना, लोगों से बात करना, उनकी बातें समझना कर पाते हैं। पर जो सीवियर कंडीशंस हैं डेफिनेटली उनमें समय लगता है और उसमें कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस बच्चे की जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल है, हम वहाँ तक ज़रूर हर बच्चे को पहुंचा सकते हैं। सही दिशा पे सही समय पे चलना जरूरी है। जी। सो जैसे कि मैम अभी अपन बीमारी की बात कर रहे हैं, हमने इसके इलाज के बारे में भी जाना, बट मैं जानना चाहूंगी क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है कि हम बिल्कुल ही टोटली किसी भी चीज से बच्चों को प्रिवेंट कर लें हम ऑटिज्म से? सो ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मैंने बोला एक जेनेटिक कंडीशन है, तो हम जी। इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर इसकी सीवियरिटी को बहुत कम कर सकते हैं। और जो नॉर्मल बच्चों में भी जो डेवलपमेंट इन सब परेशानियों की वजह से टीवी स्क्रीन और इनसे हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम जो ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखते हैं हम उन्हें ज़रूर रोक सकते हैं। तो उसके लिए बस यही करना है कि क्योंकि लोगों में रुझान कम है, बच्चों का जुड़ाव कम है, तो हम ह्यूमन इंटरेक्शन जितना बढ़ाएं, जितना समय हम बच्चे को दें। टीवी मोबाइल 2 साल तक तो बिल्कुल ज़ीरो स्क्रीन टाइम एडवाइज्ड होता है। और इसके अलावा टॉयज़ एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा आजकल फर्स्ट बर्थडे पे ही भर भर के खिलौने मिल जाते हैं, तो इनको मिनिमाइज़ करें ना, लोगों के घर लेके जाए, रिश्तेदारों के घर लेके जाए बच्चों को शुरू से ही। तो ह्यूमन कनेक्ट आप डेवलप करेंगे तो ऑटिज्म को आप शुरू से ही बहुत माइल्ड और उसके सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और सोशल मीडिया ने ये दुनिया को बहुत छोटा बना दिया, कहीं ना कहीं गैजेट्स ने हमारी दुनिया में इस तरीके से अपना घर बनाया है कि हम बाहर की दुनिया भूल गए हैं। तो अब वक्त है अपने बच्चों को बाहर की दुनिया से मिलाने का। लोगों से मिलाइए, अपने आप से मिलाइए, खुद भी अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए और बच्चों के साथ जितना हो सके उतना बात कीजिए, क्योंकि आपके बात करने से ही बच्चों की बात बनेगी। थैंक यू सो मच मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि इस ऑटिज्म लेबल से, आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी है, तो इस लेबल से ना डरें। यदि आपको कहीं भी डाउट आता है, कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिलें और सही समय पर सही दिशा पर चलें, है ना। ह्यूमन इंटरेक्शन हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, जिससे अभी गैजेट्स ने जो आपने कहा ना हटा दिया है। आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके एक्सप्रेशन और आपका किसी के साथ होना, आई कॉन्टैक्ट देना भी बहुत हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको जब भी डाउट लगे तो मिले डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से और अपने संदेह को दूर करें। जी। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे, खुद डॉक्टर बिल्कुल ना बने, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।